नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म का ये आखिरी सत्र है। कल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। फुल बजट चुनाव के बाद आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे आत्मविश्वास से कहा कि फुल बजट भी उन्हीं की सरकार पेश करेगी, यानी दावा किया कि चुनाव में उन्हीं की सरकार आ रही है। आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई, उन्हीं में अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद के बाहर जो बयान दिया वो राम राम से शुरू किया। इससे 24 के चुनावी टोन को समझा जा सकता है, जो जय श्री राम से राम राम पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शीत सत्र के अनुभव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष को कई नसीहतें भी दी। नसीहतों का निचोड़ ये था कि ये सिर्फ 10 दिन का सत्र है। अच्छा होगा कि विपक्ष संसद को चलने दे और देश के काम को होने दे, आगे बढ़ने दे। पिछले सत्र में हंगामे और हुल्लड़बाजी की वजह से विपक्ष के 146 सांसद सस्पेंड हुए थे। संसद में घुसपैठ, मणिपुर हिंसा और ईडी सीबीआई को लेकर लंबा हंगामा हुआ था। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर उसका वीडियो बनाने जैसी चीजें भी देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री की नसीहत का दूसरा पार्ट ये था कि बेवजह हंगामे से सरकार का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो बिगड़ेगा वो विपक्ष का ही बिगड़ेगा। सरकार के काम न रुके हैं, न रुकेंगे। ये ना हो कि विपक्ष का बर्ताव देखकर जनता उसे अगली बार संसद पहुंचने से ही रोक दे। वैसे विपक्ष के पास इस सत्र में भी हंगामे के लायक भरपूर मटेरियल है। मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पहले से लिस्ट में है। ईडी सीबीआई का मुद्दा 3 दिन से फिर गर्म है। क्षेत्रीय दल भी अपनी लिस्ट बनाकर बैठे हैं। ममता बंगाल का बकाया मांग रही हैं। ओवैसी की पार्टी को ज्ञानवापी और वर्षिप एक्ट की फिक्र है। विपक्ष भी पूछ रहा है कि इन मुद्दों को उठाना शोर शराबा या हुल्लड़ है, ये कौन तय करेगा। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार, उनको शायद ही कोई याद करे। डिसिप्लिन्ड आदमी है, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह मानना चाहिए। 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। प्रधानमंत्री जी को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो गालीबाज सांसद हैं, उनको बजाय प्रमोशन देने के उन पर कोई कार्रवाई करें। ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे एमपीज, और वो भी ऑपोजिशन के एमपीज, तो सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी। मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा, इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए। 150 के लगभग संसद सदस्यों का निलंबन एक खतरनाक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस सरकार ने किया। इसकी लिए हम इस सरकार की निंदा करते हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। राम राम। तो देखिए, मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम कर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा जरूर पकड़ा दिया है। सुनीता दुग्गल सांसद है बीजेपी की, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। अतुल पाटिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी अभी अभी एनडीए का हिस्सा बने हैं और मुझे लग रहा है राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू के नेता हैं किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस के मेहमान के साथ मैं शुरुआत करूंगी। अतुल पाटिल जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 10 दिन का सत्र है और उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि अगर आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो क्या ये आप 100 लोग भी ऐसे होंगे जो पता लगा पाएंगे कि आपने क्या काम किया है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे दिया गया है और राम राम कहकर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि 2024 का चुनाव जो है वो राम के नाम पर लड़ा जाएगा, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा। सही है, हो सकता है, क्योंकि भगवान राम के अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है। राम राम तो हमारी तहजीब है। राम राम तो हम पहले से कहते आते हैं। सुबह उठते हैं तो आप जाइए खेत खलियानों में, गाँवों में, वहां तो राम राम से ही शुरुआत होती है। शहरों में भी राम राम से शुरुआत होती है। राम राम जी कहते हैं हमारे मराठी में, जी लगाते हैं सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जब जो गोदगांव, सांसद गोदगांव जो है,
वो अपने सांसद गुड़गांव जाकर क्या बताएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज देश के सामने खड़ा है, क्योंकि उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये उन्होंने सामने लाई हुई बातें, कई चैनल्स में ये बातें, शायद आपके भी चैनल में आया होगा, ये हो सकता है। देखिए, ये उन्होंने कहा कि संसद का चीरहरण 70 साल में तब हुआ जब 3 किसान के काले कानून 12 मिनट में बिना चर्चा के रौंद कर लाए गए और वापसी भी लिए गए, तो 12 मिनट में रौंद कर वापसी लिए गए। क्या कारण था ये बताया नहीं गया है। यूपीए के कार्यकाल 1 में और कार्यकाल 2 में 2009 से 2014 तक सबसे कम संसद चलने दिया है। ऐसा हुड़दंग, रास्तों पर डांस, संसद के अंदर तोड़फोड़ और बाहर जाना तो कभी देखा नहीं होगा। 32% ही संसद काम कर पाई थी, लेकिन तब 2 में 248 बिल्स पास हुए थे जो इनसे ज्यादा थे। यूपीए 1 में 297 बिल पास हुए थे। अभी 214 से 219 तक 213 बिल पास हुए, 214 से 224 तक 297 बिल पास हुए। उसमें भी 14 बिल जो है वो 3 दिन में 146 सांसदों को संसद से बाहर करके दिए। सबसे बड़ा चीरहरण था। सबसे बड़ा चीरहरण इस देश के प्रधानमंत्री ने तब किया जब 5 साल तक इस संसद को उपाध्यक्ष नहीं मिलने दिया। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कन्वेंशनली अपोजिशन को दिया जाता है। वो अपोजिशन को क्यों देना? इसलिए उन्होंने 5 साल बिना उपाध्यक्ष के संसद को चलाया। ये सबने देखा है। 61 बिल राज्यसभा में पास किए गए 1 घंटा की चर्चा में। 172 में से 64 बिल वर्तमान लोकसभा में पास किए गए केवल 1 घंटे की चर्चा के बाद। और आज मेरा अतुल जी आपने पूरा रिकॉर्ड बताया। इसका मतलब बीजेपी ने कई बार गलत किया, उन्होंने संसद को चलने नहीं दिया, उसके बावजूद आपने इतना काम किया। तो क्या अगर वो गड्ढे में कूदेंगे या वो गलत करेंगे तो क्या हम भी गलत करेंगे? क्या इसी नियम पर कांग्रेस पार्टी चल रही है? सत्ता के खिलाफ ही हमें चलने नहीं देना है? देखिए, वो गड्ढे में कूदे थे और गड्ढे में कूदना नहीं चाहिए, इसलिए हम चर्चा की मांग करते थे। लेकिन आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं, उससे हम टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान होता है। एक दिन के सदन चलने का करोड़ों में खर्चा होता है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, अभी सांसद जी आएंगे आपके यहाँ, उनसे पूछिए संसद चलाना ये जो रूलिंग पार्टी तो उसका काम होता है। आपने संसद चलने नहीं दिया है। आपने तो ऐसे लोगों को भी निलंबित कर दिया, अपने जगह से नहीं उठे थे, अपनी जगह से नहीं उठे थे। फिर आपने सुनिए ना, आपने चर्चा नहीं की और बिल क्यों वापस लिए? चीरहरण जो है मोदी जी ने जितना लोकतंत्र का किया है किसी ने नहीं किया आज तक। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो है सबसे बड़ा करप्शन है इस देश का, आपने पास किया। आज अभिभाषण में नहीं आया। आपने कहा बैंकों का अच्छा है, आपने दोस्तों का कर्जा वहां माफ कर दिया है, उसको राइट ऑफ कर दिया, तो वो बैलेंस शीट में क्लीन हो गया वो। इसलिए आपके बैंक की एनपीए 4% दिख रही है राष्ट्रपति के भाषण में। ठीक है, राजीव रंजन जी का रुख कर लेते हैं। उसके बाद बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। राजीव जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि आप तो अभी पाला बदल के एनडीए में आए हैं, लेकिन अब जवाब तो आपको एनडीए की तरफ से ही देना होगा कि जब सदन तो आपने भी नहीं चलने दिया था जब कांग्रेस सत्ता में थी, और अब वही काम कांग्रेस कर रही है, तो कुल मिलाकर नुकसान तो देश के नागरिक का ही है। शोभना यादव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के अनेक दशक, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, संसद के सत्र बाधित होते रहे हैं। और जनता की गाढ़ी कमाई से जब सत्रों का संचालन होता है, अनेक महत्वपूर्ण विधेयक कई बार बगैर चर्चा के पास हो जाते हैं। आप जिस समय प्रतिपक्ष में होते हैं आपकी भूमिका अलग होती है, सत्ता में होते हैं तो फिर आपकी भूमिका अलग होती है। ये सभी पक्षों पर लागू है। ये एनडीए या मैं कहूँगा इंडिया अलायंस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सभी पक्षों पर ये बात लागू होती है। लेकिन अब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जो भारत की एक प्रतिष्ठा है, पहचान है, और जो भारत के समक्ष चुनौतियां हैं, संसद से बड़ा सशक्त कोई माध्यम नहीं है। तो बीती बातों को बिसारने का वक्त है। इतना अवश्य है, ये ऐसे भी अंतरिम बजट है, निसंदेह ये इसके एक एक मिनट बेहद अहम है, इसलिए कि देश की जो आर्थिक जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना, इनके लिए एक रोड मैप बनाना, ये देश का काम होगा और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जब अब संसद के आचार संहिता में कई बातें तय हो गई, तो पूर्व में चाहे कांग्रेस हो, हम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबने संसद में अपनी बातों को रखने के लिए कई बार उन तरीकों का इस्तेमाल किया है जो तरीके संसदीय जो मानक हैं उनके अनुरूप नहीं रहे हैं। लेकिन कभी तो इस पर पूर्ण विराम लगे,
हम अपनी बातें नियम कानून और उनके दायरे में रह करके भी कह सकते हैं। और मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर और सशक्त तरीका होगा जब हम अनुशासित होकर अपनी बातें कह पाए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात आपने कही है राजीव रंजन जी यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद का एक दिन का सत्र चलने में, और वो जो पैसा है वो हम टैक्स पेयर्स का यानी भारत के नागरिकों के टैक्स का पैसा है। इसलिए संसद का चलना, सरकार का वहां पर नीति निर्धारण करना बेहद जरूरी है। सुनीता दुग्गल जी, आज राम राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 2024 के चुनाव का आगाज राम के नाम पर ही आगे बढ़ेगा ये कह दिया है? क्योंकि आज से पहले कभी संसद में राम राम प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है जी। देखिए, आज मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो राम में हो रहा है, और जिस तरह से 500 साल का इंतजार जो है वो हम सबका समाप्त हुआ है, और भव्य राम मंदिर जो है अयोध्या के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बनता है कि हम सबको राम राम करें। और ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको राम राम करके जो राममयी वातावरण आज चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान का हो रहा है, तो उसमें जो है अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने व्यक्त की है। और मुझे ये लगता है कि ये केवल हम सिर्फ राम मंदिर की बात ना करें, क्योंकि राम मंदिर की बात तो हमें अब इसीलिए करनी पड़ेगी क्योंकि कोई समय था कि जब कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये सब जो है ये सब उसका जवाब है कि चाहे जो बातें पिछली सरकारों ने ये कही कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, वो सब कुछ हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। चाहे हम 370 की बात करें, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि जो चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, सुंदर वातावरण बना हुआ है, भव्य राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर, तो ऐसे उसमें राम राम करना तो वाजिब बनता है। वो सुंदर वातावरण जो है, वो जो हवा जो आंधी चल रही है राम की, वो आपके पक्ष में जा रही है, इसलिए ये वातावरण आपको सुंदर लग रहा है? नहीं, ये देखिए, जो भी सनातन को मानने वाला है, हर सनातनी जो है इससे बहुत खुश है। ठीक है। और ये तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से नेता जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही जो है वहां कर जाके सरयू के अंदर डुबकी लगा कर आए हैं। तो क्या उनके मन के अंदर राम नहीं है? तो वातावरण जो है वो, आप विपक्षी भी हैं चाहे हमारे अपने सत्ता के हैं, जो भी सनातनी हैं, सबके अंदर जो है आज राम जो है वो बस चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो राममय वातावरण बन बस चुके हैं। लेकिन एक विपक्षी है जो कि ना तो राम को मान रहा है, ना राम के अस्तित्व को मान रहा है, और संसद तो चलने ही नहीं दे रहा है। आज कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका सार यही है। नहीं, शोभना यादव, पहले तो मेरा राम राम स्वीकार करो। और राजीव रंजन जी, अब नए से तुमको जो पलटू राम का टाइटल मिला है तो आप पलटू राम स्वीकार करो। अब मैं इस तरीके की भाषा को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं। किशोर तिवारी जी, आप कई बार मेरे डिबेट में मेहमान बने हैं, आपको अपने चुनावी मंच से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है आप आजाद हैं, लेकिन ये भाषा मैं आपको यहाँ पर कम से कम इस मंच पर नहीं इजाजत दूंगी। चलो वापस ले लिया, चलो वापस आगे बढ़िए, जो मुद्दा है उस पर रहिए। हाँ, राजीव रंजन जी ने खुद नहीं बताया कि जितनी संसद में बायकॉट हो, सारा संसद वॉच आउट करना हो, यह बीजेपी ने ही किया है। सुनीता जी अभी नई नई सांसद बनी होगी तो उनको मालूम नहीं, लेकिन हमने संसद से बहिष्कार नहीं किया, सारी संसद से राजीनामा भी दे दिया था। और विपक्ष का, देवीलाल जी का जमाना याद मैं करता हूँ तो संसद में जब बात रखी दी नहीं जाती, और बाहर तो मीडिया में कहीं कोई बोलने दिया ही जाता नहीं है, छपता भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में विपक्ष करे क्या? विपक्ष तो यही करेगा। अब आपने कहा कि सारा देश राममय हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, अगर राममय हो गया था तो राजीव रंजन जी की पार्टी की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ती थी। अभी ये 400 पार का नारा लगा के 4-5 दिन ही हुए थे, लोगों ने राम तो राम अच्छा हो गया, सब हो गया, सब पूछा, पर रोजी कहाँ है पूछा, रोटी कहाँ है पूछा। आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी पोल खोलने लगे, किसानों की आत्महत्या पे सवाल जवाब होने लगे। मैं आपके शोभना यादव जी, आपके चैनल से कई बार बोल चुका हूँ कि
काऊ बेल्ट के अंदर ही बीजेपी को हिंदी बेल्ट के अंदर ही बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सुनीता जी आपके पास आऊंगी। धनेंद्र जी, गणेंद्र जी, देखिए शोभना जी, ये संसद का आखिरी सत्र है। 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। आज जवाब लेना था मोदी जी से हिसाब किताब का। जी मोदी जी, हिसाब किताब दो। 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। आपने 2014 में देश से बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई कम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं पे अत्याचार कम होगा, हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो किसानों को एमएसपी दी जाएगी, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, देश में अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि 10 सालों में कुछ भी काम मोदी जी ने नहीं करा। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, कोई काम नहीं किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आप चले, आप हरिद्वार एक्सप्रेसवे पे चले, कुछ भी काम नहीं हुआ। शोभना जी सुन लीजिए, इस देश के 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने 2 टाइम के अनाज पे निर्भर कर दिया है। इस देश में मैं नहीं कह रहा, खुद मोदी सरकार कहती है कि अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अगर हमने अनाज नहीं दिया तो भूखे मर जाएंगे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मोदी सरकार की स्टेटमेंट है। आज देश को यहां पे लाके खड़ा कर दिया। आज देश में हो कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता है उसके घर में ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसे बड़े बड़े मंत्री पद दिए जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री जवाब ले लेते हैं। बड़े बड़े आरोप आपने लगा दिए। शोभना जी 30 सेकंड और सुन लीजिए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों से रोज लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रहा है, रोज संविधान की हत्या करने का काम कर रहा है, देश देख रहा है। कल चंडीगढ़ का एग्जाम्पल सबने देख लिया। चंडीगढ़ में किस बेईमानी से कैसे सरेआम दिन दिहाड़े डकैती डाल के 8 वोटों को इनवैलिड किया गया। ठीक है सुनीता दुग्गल, काम किया नहीं इसीलिए राम में हुआ नहीं, ये दावा आप जरूर करते हैं, लेकिन जेडीयू की जरूरत आपको क्यों पड़ी, ये किशोर तिवारी जी ने सवाल खड़ा किया। घनेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब रोजी रोटी की बात करनी नहीं है, नौकरियों की बात करनी नहीं है, इसलिए आप राम की बात कर रही हैं। शोभना जी, मुझे लगता है कि आज अगर इन्होंने ध्यान से हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना होता तो मुझे लगता है इनको पूरा जवाब अपने आप मिल गया होता कि जिस तरह से चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट को ये उठा के देख लें, ये महिलाओं की बात करते हैं। 26 जनवरी को पहली बार महिलाओं ने जल में, थल में, वायु में, तीनों जगह पर अपना परचम लहराया। किस तरह से आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा 26 जनवरी का कार्यक्रम जो था, इसमें सरकार की उपलब्धि है या उन महिलाओं की उपलब्धि महिला सशक्ति के, इसमें सरकार की उपलब्धि है या महिलाओं की उपलब्धि? नहीं, देखिए कमाल है शोभना जी, महिलाओं को अगर आप उनको मौका देंगे तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगी ना। इससे पहले का कभी हुआ रह चुकी है इस देश की, हमारी सरकार के अंदर, की प्रधानमंत्री किस दौर में महिला रह चुकी है? सरकार के अंदर महिला आरक्षण बिल, देखिए आप कितने सालों से जो एक बिल जो है वो गेंद की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में जो है वो धक्के खाता रहा। उस बिल को पास करने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया। ये बात मिलेगा ये भी बता दो। किसानों की बात अगर आप करें शोभना जी, ये तो बता दो। गणेंद्र जी एक एक करके बोलिए ना, ये गलत है। एक एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों रुपया जो है वो सीधा डीबीटी के माध्यम से, पहले देखिए अरे किसी समय में कांग्रेस की सरकार के ही प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 रुपया ही पहुंचता है। सुनीता जी आपके ऊपर विपक्ष का आरोप यही है ना कि आप बोलने ही नहीं देते जी, आप बोलने ही नहीं देते, इसीलिए विपक्ष को ये काम करना पड़ता है। विपक्ष भी चाहता है कि सत्र चले। देखिए शोभना जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई थी। सभी दल के नेता जो हैं माननीय अध्यक्ष जी के पास गए थे, स्पीकर महोदय के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हम नई संसद को बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी तरह का जो है वो कोई प्लेकार्ड नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम किसी भी तरह का जो है वो हमारी जो भी कोई हमें अगर किसी भी तरह का कोई अपोजिशन अगर हमें अपनी नजर दिखानी है। अतुल जी प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आप बातों के माध्यम से बिल फाड़ दीजिए, आप उपराष्ट्रपति या जो स्पीकर है उसकी मजाक उड़ाइए, उसकी
की मिमिक्री करिए, यही तो कहा है कि ये गलत है और ऐसे करने की वजह से सत्र का नुकसान होता है, सत्र अच्छी तरह चले, इतना ही तो कहा है प्रधानमंत्री ने। फिर इतनी आपत्ति क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? जी, कोई भी बिल उठाकर देख लीजिए संसद में, उसे जो इनको बहुमत मिला है, बहुमत के तले इन्होंने रोंदा है। सुनीता दीदी को मैं बता दूं, सुनीता जी 1991 साल को याद कीजिए, महिलाओं का रिजर्वेशन डिफेंस में कांग्रेस ने लाया है। इस वजह से आज महिलाएं जो है हर क्षेत्र में दिख रही है। महिला बिल जो है वो राज्यसभा में निरस्त नहीं हुआ था, वो बिल अगर आप पास करवा लेते लोकसभा में तो अभी 2024 से लागू हो जाता। अभी आपने जो बिल लाया है वो 2039 से पहले लागू नहीं हो सकता। आपने महामहिम की बात कही थी, मैंने महामहिम जी के भाषण के 2-3 मुद्दे तो पहले दे दिए, एक मुद्दे बताता हूं। आप बोले वेल्थ क्रिएटर की काफी सम्मान करते हैं आप, लेकिन वेल्थ क्रिएटर में से फिर 14.5 लाख से 15 लाख वेल्थ क्रिएटर इस देश को छोड़ गए, इस देश की नागरिकता छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें काफी तकलीफ है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो ना, तो मैं अभी आपके कार्यकाल की बात बता रहा हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेल्थ क्रिएटर जो है वो इस देश को छोड़ कर जा रहे हैं। आपने एमएसएमई की बात की, तो महामहिम जी ये भूल गए कि 2022-23 में 20 लाख एमएसएमई बंद हो गई है। एमएसएमई के प्रॉब्लम्स है कि उनको रॉ मटेरियल नहीं दिया जाता है, उनके लिए मार्केट क्रिएट नहीं किया जाता है, उनको जो सब्सटेंशियल सपोर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट, वो सपोर्ट मिलता नहीं है। 2016 के बाद सबसे ज्यादा, यानी 5.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर एमएसएमई थी, वो 3.5 करोड़ के आसपास आ गई है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके महामहिम के यानी आपके सरकार के अभिभाषण में आए हैं। आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात क्यों नहीं की? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स तो छोड़ दिया सरकार ने, महामहिम तो सिर्फ पढ़ती है भाषण, लेकिन सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात छोड़ दी, क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का वो सामने आ जाता। पहले जो था, कोई कंपनी अगर देना चाहती है आपको पैसा किसी पार्टी को, तो वो अपने लाइबिलिटी क्लॉज में उसको अकाउंट्स में दिखाना पड़ता था। प्रॉफिट के 7% से ज्यादा वो दे नहीं सकते थे। अभी तो पता ही नहीं कौन आया, किसने दिया, दबाव है लोगों के ऊपर की कांग्रेस को आप दे नहीं सकते, विपक्ष को आप दे नहीं सकते, ये दबाव है। आप फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं, हमने जब आपको सरकार दी तो 4.5% फिस्कल डिफिसिट था, आज 5.9% है। हमने आपको जब सरकार दी तब 6.5% एवरेज 10 साल की ग्रोथ थी, आज 5.4% तक आई है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ ना, आपको हमने दिया जब सरकार तब 58 रुपया प्रति डॉलर था, तो आईसीयू में था, आपने $83 आप इतने अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अगर यही काम संसद में, सदन में किया जाए तो शायद सरकार की भी जवाबदेही बने, लेकिन वहां आप कागज फाड़ते हैं, वहां आप मेज के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां आप शोर करते हैं, सदन आप चलने नहीं देते हैं। तो फिर जो बातें आप यहाँ इस डिबेट में इतने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, वो आपके नेता वहां सदन में क्यों नहीं करते हैं? और 2 बात मैं बताता हूँ ना, जब जीएसटी का बिल प्रणब मुखर्जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं ना, नहीं कहां दे रहे हैं? मैं आपसे यही कह रही हूं कि आप उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, आप शोरगुल करते हैं। जो आरोप, जो बातें आप यहां रख रहे हैं वो आप सदन में भी कर सकते हैं। सुनिए जी, सदन चलने नहीं दिया जाता है। मैंने कहा किसान के बिल 12 मिनट में पास किए गए, रौंदा जाता है, चर्चा नहीं होने दी जाती है। मैंने आपकी जितने भी राजीव रंजन जी, मैंने कम से कम 278 बिल ऐसे पढ़े हैं जो 1 घंटे के अंदर पास कर दिए गए। ऐसे बिल जो देश का कानून तय करेंगे, तीनों सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, वो संसद से लोगों को बाहर करके किया गया है। अभी भी हो सकता है। राजीव जी जवाब दीजिए। चर्चा इन्हें नहीं, सरकार नहीं चाहती है कि चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी बिल के ऊपर विपक्ष अपना मत रखे, और इसीलिए इस तरीके का रास्ता अपनाया जाता है और फिर बिल आनन फानन में पास करा दिया जाता है। उल्टा आरोप विपक्ष सरकार के ऊपर लगा रहा है। देखिए, हम तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम तो अलायंस के हिस्सा रहे हैं। पिछले अलायंस में हम कांग्रेस के साथ अलायंस के हिस्सा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये पिछले अनेक दशकों से संसद के अनेक सत्र इस तरह के हंगामे के शिकार होते रहे और जनता की गाड़ी कमाई से इन सत्रों का संचालन होता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप जो भी अन्य राजनीतिक दलों के पार्लियामेंट्री पार्टीज की जो मीटिंग बुलाई जाती है, और अगर आप कोऑर्डिनेशन, रूलिंग पार्टी अगर कोऑर्डिनेशन चाहती है, हम अनावश्यक टकराव के बजाय उनके साथ मिलकर फ्लोर का अगर प्रबंधन देखते हैं, तो मुझे लगता है सत्र, कई महत्वपूर्ण सत्र, मैं देख रहा था सीआरपीसी आईपीसी का जो एक बड़ा बदलाव था, जिस तरह से राजद्रोह को राजद्रोह में बदलने का जिस समय विधेयक आया सामने में, संसद पूरी तरह से खाली था। तो मुझे ऐसा लगता है इसका एहसास तो हमें होता है कि आज कौन से विधेयक आने वाले हैं, और सबसे अंत में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं तो इसका एक समाधान ढूंढेंगे हम कि हर सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाते रहेंगे।
ये हमें तय करना होगा कि ये देश केवल रूलिंग अलायंस का नहीं है, ये अपोजिशन का भी है। और इसीलिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की जवाबदेही केवल रूलिंग अलायंस की नहीं है, अपोजिशन की भी है। तो जो भी कानून बनते हैं वहां, जो बड़े फैसले होते हैं, आप हिंदुस्तान के तमाम मसलों पर अपनी राय तभी रख पाएंगे राजीव जी, आपके जब आप हिसाब से संसद कौन में गलत होंगे। है? राजीव जी, आपके हिसाब समय से कौन गलत है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? मैं आपको दोनों से अलग कर रही हूं अभी। मैं बतौर नेता आपसे जानना चाहती हूँ कौन गलत है इस समय। आप तो पूरा घटनाक्रम पीछे देख रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हुई उस समय आप कहीं और थे, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, कौन गलत है? मुझे बस छोटा सा जवाब। नहीं, मैं तो ये कहूंगा शोभना जी, ये केवल 5 वर्षों का सवाल नहीं है। ये 7 दशकों का जो भारतीय संसद का इतिहास है, ये धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ती गई। जो प्रतिपक्ष में होता है वो सत्ता में आता है, उसके कायदे बदलते हैं। जब हम फिर से सत्ता से प्रतिपक्ष में जाते हैं तो हमारा तरीका बदलने लगता है। तो आक्रामकता किसकी तरफ से बढ़ रही है? कुछ मान्य परंपराएं, ये जवाब बहुत कुछ जरूरी हो मानक जाता है हैं, आज। आक्रामकता उनका किसकी सम्मान तरफ तो से सबको करना ही चाहिए। आक्रामकता कौन दिखा रहा है? सवाल पूछना शोभना जी। जो प्रतिपक्ष में होता है, सत्ता पक्ष में जब होता है तो उस समय हमारे तेवर दूसरे होते हैं। जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो फिर हमारे काम करने का तौर तरीका बदलने लगता है। ठीक है किशोर तिवारी जी, लेकिन संसद तो वही है। ठीक है किशोर तिवारी जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सांसद अपने क्षेत्र में जाएगा तो 100 लोग भी उसके काम को रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं पाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात आज प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। और क्या विपक्ष की जवाबदेही नहीं बनेगी? क्या आपके सांसद अपने क्षेत्र में जाकर 100 लोगों को ऐसे रिकॉग्नाइज कराकर अपना काम बता सकते हैं? ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, जवाब दीजिए। देखिए जो भी विकसित भारत के बड़े बड़े दावे की जा रहे हैं, तो मुझे बताता हूँ कि राजीव रंजन जी मेरे बहुत सम्मानीय हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जैसे कृषि के कानून थे, आप ये देखेंगे कि ये जो 19 के बाद की संसद है उसके अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया गया। ऑर्डिनेंस से आपने कृषि बिल लाया, संसद में उस पर चर्चा नहीं हुई, बाहर आपने चर्चा की, वो सारी फेल हो गई और आपने बाद में उसको निरस्त भी कर दिया। मैं एक बता रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन संसद में हो नहीं पा रहा है। और आपने बार बार बोला मिमिक्री की बात शोभना जी, अब मिमिक्री की बात मैं करता हूं, पर मैं सभापति महोदय की बात करता हूं जो राज्यसभा के है। अब सुनीता जी देखिए, ये तो अब विपक्ष को हमला करने का आपने मौका दे दिया है और विपक्ष तो लगातार ये कह ही रहा है कि जहां आप जीत नहीं पा रहे हैं वहां आप ईडी सीबीआई को आगे कर दे रहे हैं। आ रही हूं मैं, धनेंद्र जी आ रही हूं, छोटा सा जवाब पहले सुनीता जी का ले लूं। शोभना जी देखो, जिसने जो किए हैं कर्म, उनके कर्मों का फल तो देखिए उनको भोगना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिन्होंने गलत किया है तो उनको आप ये देखिए ना कि आप जैसे अभी बता रही हैं कि झारखंड के अंदर उनको क्या पहले से ही अंदेशा हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो अभी से ही आप देखिए ना कि वो जैसे आप स्वयं ही कह रही हैं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। तो अगर पैटर्न ऐसा ही है ना, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के पूछताछ के लिए ईडी पहुंचती है और गिरफ्तार कर लेती है, तो अब बेचारा राजनीतिक दल क्या करे भाई? मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, आप अरेस्ट कर लेंगी तो अचानक उसको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि सरकार ना गिर जाए। शोभना जी मैं किशोर जी को सुन रही थी, तिवारी जी जो बात कह रहे थे, मुझे याद आता है वो समय कि वो कह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल जी पहली बार सांसद बनी है, लेकिन जो है राजनीति में जो चीज़ें होती रही, जो बजट होते रहे, वो तो हम चाहे कहीं पर भी थे वो सबके सब जो भी नागरिक होते हैं वो सुनते हैं। मुझे याद आता है वो समय कि जब ममता दीदी जो है वो रेल मंत्री थी, तो जब भी वो रेलवे का बजट पेश करती थी तो उसके बाद जब अगले साल जो है बजट आता था, 100 में से एक जो है वो सिर्फ धरातल के ऊपर, वो भी आधी अधूरी योजना नजर आती थी। 99 प्रोजेक्ट्स जो है वो दम तोड़ देते थे। और आज आप ये देखिए कि सच में ही जिस तरह से हमारी महामहिम जी ने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये सब आज करके दिखाया। ठीक है, घरेंद्र जी का दिखाया हमारी सरकार ने। बहुत देर से आज इतनी उपलब्धियां, आपने उनसे पूछा, वो कुछ कह नहीं सके। आपने उनसे पूछा कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, वो कुछ बता ही नहीं सके। और हमारे पास उपलब्धियों का इतना अंबार है कि आपका शो जो है वो छोटा पड़ जाएगा अगर हम एक एक करके सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री
मतलब मोदी जी के नेतृत्व की हम बताने मैं लगे। सांसदों की बात कर रही हूँ। अगर एक एक सांसद के क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो क्या वो मोदी सरकार के विकास की बराबरी कर पाएंगे बीजेपी के नेता? नहीं, मैं बात करूं शोभना जी को अगर पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको पिन पॉइंट करके बता सकती हूँ कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम किए। ठीक है, घनेंद्र जी ने सबसे पहले जो मेरा मेडिन स्पीच था जी शोभना जी। हाँ, अच्छा चलिए सुनीता जी अपनी बात पूरी कर ले, बताना चाह रही है उन्होंने क्या किया, लेकिन मैम शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए मैं सबसे पहले शॉर्ट में यही बता दूं कि मैंने रेलवे के इतने काम वहां पर करवाए हैं कि मुझे वहां पर रेल सखी नाम दे दिया है। मेरा मेडिन स्पीच था 25 साल से जो कभी कांग्रेस के सरकार में लोग गोरखधाम ट्रेन को कहते थे कि हिसार खड़ी रहती है, इसको सिरसा तक लेकर आइए, उस ट्रेन को हमने जो है हम सिरसा तक लेकर आए, बल्कि बठिंडा तक लेकर गए। हमारी 5 जो है वहां पर जो हमारे अमृत स्टेशन जो है वो बन रहे हैं, 5 हमने वहां पर जो पुल है वो हमने बनवाए हैं। बड़ोपल के अंदर विद्यालय लेकर गए हैं। इसके साथ साथ घनेंद्र जी देखिए, बीजेपी के सांसद हो उनको ये एडवांटेज जरूर मिलता है कि मोदी काल में मोदी जी के जितने काम है उनका क्रेडिट वो लेंगे, और अभी सुनीता जी ने तो अपने काम गिना दिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर, ईडी सीबीआई आपको ब्लैकमेल कर रही है, ये तो आम आदमी पार्टी की भी समस्या है जो इस समय झारखंड में चल रहा है, वो आप भी वही आरोप लगाते हैं। देखिए शोभना जी, अभी सुनीता जी ने अपनी चर्चा में कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम करे। अरे सुनीता जी, आप तो हरियाणा से आती हो, हरियाणा की बेटियां जंतर मंतर पर 3-3 महीने तक बैठी रही, लेकिन सुनीता जी को उनकी याद नहीं। मोदी सरकार से परेशान होकर, भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सड़क पे अपने अर्जुन अवार्ड के मेडल छोड़ के आ गई, तब सुनीता जी को महिला उत्पीड़न की याद नहीं। महिलाओं के साथ खड़े तो होते, आप तो एक महिलाओं के प्रति भी आपकी संवेदना नहीं थी। आप उन महिला पहलवानों के साथ जो आपके राज्य से आती है उनके साथ भी नहीं खड़ी, उनके साथ अत्याचार होता रहा। कम से कम उनकी आवाज में अपनी आवाज तो लगाती, उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज तो बुलंद करती, लेकिन नहीं करा, क्योंकि आप लोगों के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। दूसरी बात, आज जिस तरीके से ईडी आज एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, ईडी के अफसरों का यही काम है कि डराओ धमकाओ, पैसे लो और जैसे मोदी सरकार के वैसे उठा के उसको जेल में डाल दो। आज ईडी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं रहेगी, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुकी है। ईडी सीबीआई का यही काम है। मोदी जी ने तय कर लिया कि 2024 का चुनाव बगैर विपक्ष के लड़ना है, अकेले लड़ना है, आधे लोगों को जेल में डाल दो, आधे लोगों को कोर्ट के बाहर खड़े कर दो, इस तरीके का काम हो रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने कोई काम करा होता, नरेंद्र मोदी ने कोई काम करा होता, तो सीबीआई और ईडी के कंधे पे बंदूक रख के मोदी जी को चलानी ना पड़ती। आज मोदी जी के पास 2 ही लोग बचे हैं, सीबीआई और ईडीआई के माध्यम से पूरे देश में उन्होंने इस तरीके का एक आतंक का माहौल बनाया है। 2014 से लेकर अब तक सारे केस आपने ओपोजिशन के ऊपर खर्च लगाए, और जो भारतीय जनता पार्टी में आता है, अरे हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं जेल होगी, येदुरप्पा को क्यों नहीं जेल होगी, बेलारी बंधुओं को क्यों नहीं जेल होगी, शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं जेल होगी, अजीत पवार को क्यों नहीं जेल होगी, इनके घर कभी नहीं जाएगी। छगन भुजबल के आपने केस बंद कर दी। किस तरीके सारे नाम ले लिए, तो राजीव रंजन जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। राजीव रंजन जी, क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ अन्याय हो रहा है? जी, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहूंगा बिहार देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी जैसे राजनेता भी हैं। जब 2005 में उन्होंने कमान संभाली, उस समय देश में यूपीए की सरकार थी, वो एनडीए के मुख्यमंत्री थे। एक दौर ऐसा आया जब वो महागठबंधन की सरकार के मुखिया बने और देश में मोदी जी की सरकार थी। भ्रष्टाचार के अगर उन पर आरोप होते, उन पर किसी तरीके के पारदर्शिता को लेकर किसी बेईमानी का मसला होता, तो ईडी सीबीआई वहां तक पहुंचती। तो खुद को ऐसा क्यों नहीं गढ़ पा रहे हैं राजनेता कि लगातार 20 वर्षों तक? राजीव जी, आपको पता ही है ना, भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता में रहते हुए नहीं लगते हैं, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सत्ता से जब हटते हैं तब वो आरोप खुलकर सामने आते हैं, क्योंकि तब वो फाइलें खोलने लगते हैं जो दूसरा पक्ष आता है। नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूं वो बस 30 सेकंड दीजिए, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। कीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार में जब मुखिया बने तो देश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। जब महागठबंधन की सरकार के मुखिया बने तो उस समय मोदी जी की सरकार थी। अगर वो सरकारें इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होते
तो निसंदेह कार्रवाई करती। मैंने कहा केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार नहीं थी, राजीव जी, इसको इस चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए कि हर पार्टी की जरूरत नीतीश कुमार, और इसीलिए कोई भी दल उनके खिलाफ नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को भी सत्ता में अगर आना है तो नीतीश कुमार तो चाहिए। देखिए, सत्ता और बेईमानी, मैं समझता हूं ये दोनों अलग मसले हैं। अगर सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आप दागदार नहीं हैं, आपके दामन पाक साफ हैं, तो फिर वो भी आपकी एक बड़ी शक्ति है, उस पर प्रहार करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, नहीं बड़ी बात कह रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी के लिए कुछ नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि भाई जब जो सत्ता में रहता है उस पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। जब वो सत्ता से हटता है और दूसरी सरकार, दूसरी राजनीतिक दल की बनती है, तब वो भ्रष्टाचार खुलने शुरू होते हैं। अतुल पाटिल कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी बोलिए। हाँ, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ, एक मिनट सुन लेते राजीव। अतुल जी बस 10 सेकंड, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। आरोप लगे जी। हाँ, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव कल तक उप मुख्यमंत्री थे। ये सवाल नहीं है। आप लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में फर्क है या हेमंत सोरेन में फर्क है? नीतीश कुमार कभी एनडीए का हिस्सा होते हैं और कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो स्टैंड है वो क्लियर है, हेमंत सोरेन का स्टैंड क्लियर है। अतुल पाटिल जी। नहीं, हेमंत सोरेन, सुनिए ना एक मिनट, याद दिला दूं, हेमंत सोरेन भी बीजेपी के साथ तेजस्वी यादव पे जब रहे हैं, लेकिन इस समय तो मैं अभी की बात कर रही हूँ। नहीं, क्या है जी, वो इजीली सेलेबल कमोडिटी है। जब चाहिए सरकार में इधर उधर करना है तो अवेलेबल हो जाते हैं, उसकी ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जब आरोप हुआ था ना, तेजस्वी यादव 13-14 साल के थे, अगर उनको ईडी ने बुलाया है, इसमें सब शामिल हो जाता है। लेकिन एक बात नहीं, ये बात तो सच है अतुल जी, और यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं वो ये तो मानेंगे कि नीतीश कुमार के ऊपर कभी किसी तरीके का कोई ऐसा आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है 15 से 18 साल सत्ता में रहने के बावजूद। नहीं तो अगर ऐसा कोई भी केस होता तो तमाम दुश्मन आपके होते हैं, वो सब फाइलें तो खुली जाती हैं। ये इस बात से तो सहमत होंगे आप अतुल जी? हमारी बात तो कहने दीजिए। हाँ, कहिए अपनी बात। फिर से मैं टॉपिक में वापस लाना चाहता हूँ कि महिलाओं की और संसद में हुड़दंग की बात थी। ये बुधनी नाम का जो सांसद है, उसने जिस शर्मनाक तरीके से संसद को शर्मसार किया। नई संसद बनी थी, पहले बार संसद में विशेष अधिवेशन हो रहा था, महिलाओं की बात चल रही थी, उसने शर्मसार किया संसद को। किस गंदे लेवल पर जाकर उसने बात की, उसके खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन्होंने किसे टिकट दिए पता है? पंजाब से सतनाम सिंह संधू को। ये अपने यूनिवर्सिटी में एमएमएस चलाता है महिलाओं के, ऐसा उनके ऊपर आरोप हुआ है। काफी सारे देश ने वो सुना है, उसे टिकट दी है। सारे बलात्कारी जो है वो भाजपा से जुड़े हुए लोग क्यों होते हैं? क्यों होते हैं मुझे बताओ। कितने नाम लूं मैं, कितने नाम लूं मैं? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ओवरसीज फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी धनगर नाम का एक है, उसने 5 लड़कियों पे बलात्कार किया है, वहां पे अरेस्ट है। तो महिलाओं की बात करना और सही वास्तविकता में बात रखना, मैं संगीन बात करना चाहूंगा। महिलाओं के आरक्षण का बिल था, राज्यसभा खत्म नहीं होती है, राज्यसभा से उसके सदस्य बाहर होते 2-2 साल में, तो वो बिल था वहां पे। वो बिल अगर पास करवा देते तो अभी 2024 से लागू होता। मेरा चैलेंज है जी न्यूज के माध्यम से, 2039 के पहले ये आरक्षण लग नहीं सकता है, और बदलाव की भी बात नहीं करते ये। सुनीता जी जवाब दे दीजिए। शोभना जी, हमारी सरकार ने तो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आरक्षण से पहले ही, आप ये देखिए कि कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज सबसे ज्यादा सांसद महिलाओं के अगर किसी पार्टी में है तो वो हमारी पार्टी में है। सबसे ज्यादा महिला मंत्री अगर किसी सरकार में बनी है तो हमारी सरकार के अंदर बनी है। आपकी सरकार ने कभी इतना रिप्रेजेंटेशन, अतुल जी सुन लेते हैं, इतना रिप्रेजेंटेशन क्या कभी दिया? तो देखिए 50% जो है आज महिलाओं का आरक्षण जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे पंचायती जो लोअर जो हमारी जो क्लास है उसके अंदर, पंचायती राज के अंदर जो है मिल रहा है। तो देखिए, आप ये बात रहने दीजिए, आपकी सरकार के अंदर दो ही महिलाएं जो है वो ताकतवर हैं। उनसे ज्यादा आपको किसी महिला को ताकतवर करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। सबको मालूम है वो 2 महिलाएं कौन है, सबको पता है कि वो 2 महिलाएं आपकी पार्टी की कौन है। जो ताकतवर हो
बस इसके आपका मतलब है कि पूरी महिलाएं सशक्तिकरण हो गया है उन सबका। चलिए तो इसलिए बहस हालांकि बहुत दिलचस्प मोड पर है, पर मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जी न्यूज के लिए, आपने वक्त निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बने। जी न्यूज।